हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में विज्ञापन 47 का जो अस्थायीकरण का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स बन चुके हैं, उनसे भी कुछ डिस्कस किया है इस मैटर के बारे में। और डिफरेंट टाइप की जो पोस्ट घूमती हैं लोगों की, उस पर भी हमने बात करी है। साथ ही अपने अनुभव के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर, साथियों से बातचीत के आधार पर कुछ चीज़ें निकल के आई हैं सामने, जो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब कोई भी पद, मुद्दा यही है, आप लोगों को सबको पता है, अभी एक निदेशालय का लेटर जारी हुआ था जिसके ऊपर हमने इसके पहले वीडियो बनाया था और हमने बताया था कि जो निदेशालय का लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि अभी जो नवसृजित पद 47 में थे उनके अस्थायीकरण की प्रक्रिया सततीकरण में है। अभी उन्हें अस्थायीकरण का प्रमाण पत्र मैनेजमेंट के द्वारा न दिया जाए, और ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसे निरस्त कर दिया जाए। इस तरह का एक लेटर वायरल हुआ है और यह भी सच है कि वह लेटर निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। उसके पहले की वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था। नवसृजित पदों का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले भी, क्योंकि जनसंख्या भारत की बढ़ रही है तो उत्तर प्रदेश की भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कॉलेजेस में भी छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित सी बात है कि पद नवसृजित होते हैं। निश्चित सी बात है कि पहले अगर जनसंख्या एक कॉलेज में 40-50 बच्चे किसी क्लास में पढ़ते थे, तो जनसंख्या बढ़ी है, 80 पढ़ रहे होंगे, 200 पढ़ेंगे, 400 पढ़ेंगे, तो शिक्षक का अनुपात धीरे धीरे अगर ध्यान में रखा जाए तो धीरे धीरे शिक्षकों की संख्या बढ़ी होगी। यह कॉमन अंडरस्टैंडिंग सी बात है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप ये जानिए कि 30 साल पहले के जो विज्ञापन आया करते थे यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में, वहाँ से भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कई कॉलेजेस के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका पद नवसृजित हुआ, नवसृजित होने के बाद उनका चयन हुआ, चयन के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उनका पद नवसृजित ही रह गया, लेकिन उनको परमानेंट या अस्थायी प्राध्यापकों के ही तरह सारे लाभ, एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशन, यहाँ तक कि प्रोफेसर से भी या तो मिली या मिल चुकी है या मिलेगी। तो कुल मिला के अगर 25 साल के पहले के भी उदाहरण आप देखें तो नवसृजित पद हुए थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उन्हें अस्थायीकरण का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि नियम नहीं था देने का अस्थायीकरण का प्रमाण पत्र, लेकिन बाकी सारी गतिविधियां उनके साथ संपूर्ण हुई। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपको, हमें सबको अपने एनुअल इंक्रीमेंट से मतलब है, आपको हमें सबको अपने प्रमोशन से मतलब है, और जितने लाभ अस्थायी प्राध्यापकों को मिलते हैं उन सभी लाभ से मतलब है। अगर वो सारे लाभ हमें लगातार मिल रहे हैं तो अस्थायीकरण के प्रमाण पत्र पर दिमाग बहुत ज़्यादा लगा के चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञापन 46 में भी ऐसे कई पद थे जो नवसृजित थे और उनका प्रमोशन हो चुका है, अस्थायीकरण भी उनका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं लगाया गया है क्योंकि वह विज्ञापन खाली पदों और नवसृजित पदों दोनों का मिश्रण था। तो ऐसी स्थिति में निदेशालय ने 47 पर ही सिर्फ भार लगाया, जो लेटर सिर्फ 47 के संदर्भ में है, लेकिन 46 में भी नवसृजित पद बहुत सारे मात्रा में थे और वो प्रमोशन ले रहे हैं। तो जब उनका अस्थायीकरण भी हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, उन नवसृजित पदों पर अगर प्रमोशन हो सकता है तो आपके भी पद पर, नवसृजित पद पर प्रमोशन हो सकता है। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो 47 में लोगों ने ज्वाइन किया है उनके 3 साल लगभग होने वाले हैं, तो 3 साल हो जाएगा, उसके बाद 4 साल कंप्लीट होगा और आपका प्रमोशन जब आराम से हो रहा है तो किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग इस चिंता से बचने के लिए जहां पर बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस होते हैं उन ग्रुप में मत रहिए, कोई मतलब नहीं है। या अगर उस ग्रुप में आप हैं तो तनाव मत लीजिए, क्योंकि ऐसे तरीके से पैनिक क्रिएट करने का प्रयास करते हैं लोग।
और पैनिक क्रिएट करेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद धीरे से आपको बताएंगे कि अब कोर्ट चलना चाहिए, कोर्ट बिना जाए नौकरी नहीं बचेगी। फिर धीरे से आपसे बोलेंगे कि कोर्ट जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और आपसे चंदा वगैरह मांगने की कोशिश होती है, जहाँ तक का मेरा इसके पहले का अनुभव है। तो जब शासन नहीं चाहेगा तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कह दिया है कि 65 साल तक प्रोफेसरशिप होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं माना है। कोर्ट ने कह दिया कि 5 इंक्रीमेंट पीएचडी वाला यूजीसी का नियम लागू होना चाहिए, राज्य सरकार ने नहीं माना है। तो कोर्ट कह देगा क्या होगा, राज्य सरकार को स्थायी नहीं करना होगा तो वो नहीं करेगा, पद खत्म करना होगा तो करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कोई उसमें बहुत ज़्यादा असर आपको नहीं मिलता है। लेकिन 1150 वैकेंसी विज्ञापन 47 में आई थी और 1150 वैकेंसी के 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हटा देना, पद खत्म कर देना, नौकरी पर कोई बात आ जाना, इस तरीके की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ होने वाली होती तो विज्ञापन 50 और विज्ञापन 51 नहीं आता, क्योंकि जब पहले ही शिक्षक आपको नहीं रखने हैं तो ज़बरदस्ती के दूसरे के शिक्षक न रख के उनको समायोजित किया जाता है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी को रखने के बाद उसको हटाना। अगर उनको नहीं रखना था तो उन पदों में बाकी लोगों को उनके पदों पर समायोजित कर देती सरकार, क्योंकि इन सभी कार्यों को करने से 1150 लोगों को सोचो हटाया जाएगा तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे, आक्रोशित होंगे, सड़कों पर आएंगे, आंदोलन होंगे, दिक्कतें होंगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार कभी इस तरीके के कदम नहीं उठाती है, न कभी उठाएगी। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के नवसृजित पद पहले भी आए हैं और उनमें लोगों को प्रमोशन वगैरह मिला है। उन्हीं नवसृजित पदों पर रहते हुए लोगों ने सारे लाभ लिए हैं, परमानेंट वाले, अस्थायी प्राध्यापकों वाले, और रिटायर हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात और प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि जो आपका रिजर्वेशन रोस्टर बना है वह नवसृजित पद जो हैं उन पर भी ट्रांसफ़र के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर बना है, जिसमें जो सीटें हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें 47 के पदों को भी ऐड किया गया है। तो मतलब 47 में अगर कोई पद है और उस पर ट्रांसफ़र लेके अगर कोई जा सकता है अस्थायी प्राध्यापक, इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी भी आपको होगी, एक रिजर्वेशन रोस्टर आया है जिसमें आपकी कैटेगरी जो थी वह नहीं रह गई है। उस रिजर्वेशन रोस्टर में आपकी कैटेगरी निदेशालय ने आपको दिया है। अगर आप जनरल सीट पे सेलेक्ट होके आए थे तो ऐसा भी हो सकता है कि हो आप जनरल के सेलेक्ट आए जनरल में, लेकिन हो सकता है कि वर्तमान में आपकी सीट जो है वह निदेशालय के द्वारा रोस्टर के हिसाब से एससी की ओबीसी की हो गई हो। तो अब आपकी सीट अगर एससी ओबीसी की हो गई है तो आप ट्रांसफर ओबीसी या एससी सीट पे ही पाएंगे, ऐसा एक रोस्टर आया है। तो जो 47 की सीटें थी उन सीटों को भी उस रोस्टर में शामिल किया गया है। अब मेरा प्रश्न यह है कि जब 47 के सीटों को उस रोस्टर में शामिल किया गया है तो एक अस्थायी प्राध्यापक भी उस 47 वाले पद पर एनओसी लेके ट्रांसफर हो सकता है, तो उसे पूरी तरीके से इंक्लूड कर लिया गया है। इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, जैसा कि लोग पुराने बता रहे हैं और जैसा कि 46 में भी जो नवसृजित पद थे उनका अगर ध्यान दिया जाए तो उसके आधार पर भी और बाकी चीज़ों के आधार पर स्पष्ट होता है कि इसमें किसी प्रकार की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक क्रिएट मत करिए, आपकी चीज़ें आसानी से आराम से होंगी। और जब आपका एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा है, आपका प्रमोशन होगा, तो किसी प्रकार की कोई चिंता की बात है नहीं। जब स्थायीकरण सरकार को देना होगा अपना देती रहेगी, जब मैनेजमेंट देगा देती रहेगी। आप अपनी चीज़ें करते रहिए बिना किसी तनाव के। और निगेटिव मैसेजेस जो कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे दूरी बना के रखिए ताकि आपका दिमाग शांत और ठंडा रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।